हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आज फिर हम ऑर्बिट नीट ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। आज एक नया कंटेंट क्लास 10+1 लेक्चर नंबर 18 लेकर फिर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं और इस लेक्चर के अंदर हम बात करने जा रहे हैं मोल कंसेप्ट क्या होता है। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे नीट हो, चाहे जेई हो, चाहे एडवांस हो या फिर आईआईटी हो, इससे क्वेश्चन निकलता ही निकलता है। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ द केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो एडिंग लगाओ, मोल कंसेप्ट क्या होता है। देखो बेटा, मोल कंसेप्ट किसको बोला जाता है, मोल होता क्या है। मोल एक ऐसा यूनिट होती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की। इसके अंदर काफी एंटिटी होती हैं, लाइक एटम, आयन, कोई मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, इनकी स्टडी करवाती है हमारी। इनको मापते हैं, इसका मेजरमेंट करते हैं इसके अंदर हम, जिसको आप क्या बोलते हैं, मोल कंसेप्ट। व्हाट इज द मोल कंसेप्ट? मोल कंसेप्ट क्या बेटा? इट इज द एसआई यूनिट ऑफ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस that contain many entity like atom, ion, molecule, इनके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन हमें देता है मोल कंसेप्ट। ठीक है, डेफिनेशन नोट कर दिए ना कि मोल कंसेप्ट क्या होता है और किसके बारे में वह चीज हमें बताता है। एक एग्जांपल देता हूं मैं, देखो फिक्स है ये चीज बेटा कि आपको पता है कि एक डजन, 1 डजन का अंदर कितने बनाना होते हैं, 12। आप शब्द बता दो कि सर 1 डजन के अंदर इतने बनाना होते हैं। उसी तरीके से एक मोल का अंदर, एक मोल, उसी भी आप हम बात कर सकते हैं एक मोल का अंदर कितनी चीज होती है, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल हो सकते हैं। और ये पार्टिकल्स आपके क्या हो सकते हैं, एटम भी हो सकता है ये पार्टिकल्स आपका, कोई मॉलिक्यूल भी हो सकता है, कोई आयन भी हो सकता है। ठीक है, तो एक मोल की संख्या कितनी होती है, 6.022 10⁻23, जो एक अवोगाड्रो नंबर का इक्वल होती है। मैं बात कर लेता हूं, मैंने आपको बोल दिया। देखो एग्जांपल लेता हूं, आपको पता है एक कार्बन का एटम का मास कितना होता है, 12 ग्राम। आप बोलते हैं ना 12 ग्राम। एक कार्बन का अंदर जो मास होता है कितना होता है, 12 ग्राम। और 12 ग्राम कार्बन के अंदर कार्बन के जो एटम होंगे ना वो कितने होंगे, 6.022 10⁻23 एटम्स मौजूद हैं। 12 ग्राम कार्बन के अंदर कार्बन के एटम कितने मिलते हैं अपन, 6.022 10⁻23। यही बात सिखाता है आपको मोल कंसेप्ट कि मैं बोलूं भाई ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है बेटा, 16 ग्राम। मैं बोलता हूं भाई 16 ग्राम ऑक्सीजन का अंदर एटम की संख्या कितनी होगी, तो वो एटम की संख्या इतनी ही होगी। ठीक है, ये मोल कंसेप्ट का कंटेंट कहां से आया बेटा, एक साइंटिस्ट था, उसके हाथ में एक मैटर था। वो मैटर उसने क्या करा, तोड़ता चला गया, इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स करता चला गया, बहुत छोटे, बहुत माइन्यूट पार्टिकल्स होते चले गए में। और जब उन पार्टिकल्स को काउंटिंग किया गया तो उनकी संख्या लगभग इसके इक्वल ही देखने को मिलती है अपन। इसलिए वहां से कंसेप्ट आया था अपना मोल का कंसेप्ट। मोल को मतलब मोल के अंदर किन चीजों को मेजरमेंट करते हैं, आपका एटम हो गया, मॉलिक्यूल हो गया, कोई आयंस हो गया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, इन तक हम आसानी से पहुंच सकते हैं। ठीक है, मतलब किसी चीज के अंदर कितने एटम होते हैं, कितने मॉलिक्यूल होते हैं, कितने आयंस होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन, कितने न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं किसी भी गिवन चीज के अंदर, इस मोल कंसेप्ट की हेल्प से हम उस चीज को कैलकुलेट कर सकते हैं। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा मोल कंसेप्ट। ठीक है, ओके। तो एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से इस चीज का मेजरमेंट करते हैं, उसका नाम है स्पेक्ट्रोमीटर। इस बात को नोट कर लेना,
ठीक है। स्पेक्ट्रोमीटर से मेजरमेंट किया गया था कि 12 ग्राम कार्बन का अंदर कितने एटम्स देखने को मिलते हैं, अपन 6.022 10 की पावर 23 एटम्स देखने को मिलते हैं। उसी तरीके से यो मतलब 16 ग्राम के अंदर ऑक्सीजन के एटम कितने मिलेंगे, इतने बेटा। 12 ग्राम ऑक्सीजन कार्बन के एटम कितने मिलेंगे, इतने ही मिलते हैं। मतलब एक मोल फिक्स है, एक मोल की वैल्यू अवोगाड्रो नंबर की वैल्यू का इक्वल होती है। नोट करो इस बात को। उसके बाद जो मोल्स होता है इसको अपन एन के द्वारा डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय एन। मोल को एन के द्वारा डिनोट करते हैं, एन के द्वारा इसको डिनोट किया जाता है मोल को। और मोल को अपन 3 फॉर्म में डिस्कस करना है, 3 टर्म में इसको अपन पढ़ना है। फर्स्ट टर्म्स क्वांटिटी की टर्म में मोल निकालना, दूसरा वेट की टर्म में मोल को निकालना, तीसरा वॉल्यूम की टर्म में मोल का पता करना। ठीक है। हम मोल को 3 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, 3 टर्मोलॉजी में डिफाइन करते हैं मोल को। एक क्वांटिटी की फॉर्म में, दूसरा वेट की फॉर्म में मोल पता कर सकते हैं, और तीसरा वॉल्यूम की फॉर्म में। ठीक है। क्वांटिटी की टर्म में यदि आपने क्वांटिटी दे रखी हो न्यूमेरिकल पोर्शन में और मोल निकालना पड़ जाए तो आप कैसे निकालोगे आप? तो इसके लिए फॉर्मूला यहां पर n इज इक्वल टू दी क्वांटिटी डिवाइडेड बाई Na। Na क्या बेटा? अवोगाड्रो नंबर, जिसकी वैल्यू कितनी होती है ये बताई थी। Na की वैल्यू कितनी मेंशन है? 6.022 10 की पावर 23 पार्टिकल्स के इक्वल लेकर चलनी पड़ती है अपन। ठीक है। कैसे निकालते हैं क्वांटिटी की टर्म में? यदि आपको क्वांटिटी देते हैं और मोल्स निकालना पड़ जाए तो कैसे निकालेंगे? क्वांटिटी अपॉन दी Na की वैल्यू इतनी फिक्स होती है हमारे पास। वेट की फॉर्म में यदि आपको मोल्स पूछ ले, आपको वेट दे दे और मोल्स से पूछ ले तो कैसे निकालें? मोल्स इज इक्वल टू दी गिवन वेट या गिवन मास डिवाइडेड बाई मोलर मास, जो मैं पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था। वॉल्यूम की टर्म में पूछ ले मोल्स, तो मोल इज इक्वल टू दी वॉल्यूम, उस गैस कोई भी चीज है उसकी वॉल्यूम्स, ठीक है, डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर या फिर 22,400 ml। हमें पता है बेटा जो स्टैंडर्ड वॉल्यूम होती है वो कितनी मान के चलते हैं हम? 22.4 लीटर या फिर 22,400 ml के इक्वल में होती है हमारी स्टैंडर्ड वॉल्यूम, जो मानकर चलते हैं, मेजरमेंट करके चलते हैं। इस बात को ध्यान रखना, स्टैंडर्ड वॉल्यूम मानी गई है 22.4 लीटर के करीब, या फिर इसको ml में बदलाएंगे तो 22,400 ml के करीब यह चीज देखने को मिलती है। तो मोल की 3 फार्मूले हैं निकालने के। जब क्वांटिटी दे दें तो मोल निकाल सकते हैं आप, वेट दे दें तब भी मोल का पता लगाया जा सकता है, और वॉल्यूम दे दें तब भी मोल का पता लगाया जा सकता है। नोट करना इस बात को। एक एक एग्जांपल मैं आपको करवा देता हूं, लेकिन एम क्या है, मोल कंसेप्ट का टारगेट क्या है, आपका एम क्या रहेगा बेटा? एम्स क्या हमारा मोल कंसेप्ट का? यो आपको एटम्स का बारे में बता सकता है कि उन चीज के अंदर कितने एटम्स मौजूद होते हैं, कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट्स होते हैं, मॉलिक्यूल का पता कर सकता है, और कितने आयंस प्रेजेंट होते हैं उसका पता लगाया जा सकता है। छोटे जो छोटे पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन्स का हम पता कर सकते हैं इस कंसेप्ट के व्याप में। जो हमारा टारगेट है मोल कंसेप्ट का, मतलब मैं हमारे एक ग्लास से मेरे पास उसमें 1 लीटर वाटर है, ठीक है, या फिर उस वाटर का वेट कर लिया, मैं बता सकता हूं कि 1 ग्लास पानी में कितने पानी के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, और उन मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन के एटम कितने प्रेजेंट होते हैं। इसके व्याप पे हम इजीली को कैलकुलेट कर सकते हैं। एक एक न्यूमेरिकल मैं यहाँ पर बता देता हूँ कैसे आपने सोल्व करना है। आपको बोल देंगे
कि पहला फॉर्मूला के हिसाब से देख लेना बेटा, क्या था, क्वांटिटी, मोल्स निकालने हैं तो मोल्स इज इक्वल टू द क्वांटिटी डिवाइडेड बाय Na। ये मान लो का जो मेरे पास एक एटम है और उस एटम की मान लो कैल्शियम में एक एटम है जिसकी अमाउंट मेरे को दिया गया है, उसकी क्वांटिटी दी गई है 6.022 10 की पावर 23 मान लेता हूं मैं, ठीक है। इसका अंदर कितने मोल्स होंगे उस चीज को आपने कैलकुलेट करना। क्वांटिटी दी गई है, मोल निकालने हैं तो रखो n इज इक्वल टू दी कितनी है क्वांटिटी 6.022 10 की पावर 23 डिवाइडेड बाई Na की भी वैल्यू इतनी होती है 6.22 10 की पावर 23, इससे कैंसिल हो गया तो 1 आ गया अपने पास, है ना। इसलिए उस चीज का हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। और एग्जांपल बता देता हूं, ये तो क्वांटिटी की टर्म है, मोल की टर्म में भी मैं आपको एक बता देता हूं। मान लिया क्या देगा आपको 20 ग्राम CO2 का अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, मोल्स को कैलकुलेट करो आप। भाई 20 ग्राम CO2 के अंदर कितने मोल्स पाए जाते हैं, ग्राम दिया गया मतलब वेट दिया गया है, तो वेट दिया गया है तो वेट की फॉर्म में मोल कंसेप्ट का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास जो दिया रखा है उसने डिवाइडेड बाय उसका मोलर मास। गिवन मास कितना है 20 है, मोलर मास कितना है अब निकाल सकते हैं एटम को सम करके। एक कार्बन एटम में 12 प्लस में एक ऑक्सीजन में कितना होता है 16 इंटू में 2 इज इक्वल टू 16 दूनी 25 44 14, रुको यहाँ पर 14 तो कट गया कितना आ गया 10 डिवाइडेड बाई 22, इसको भी काट सकते हैं आप, दो पैकेट है 2 5 10 2 5 10 2 1 2 कितना आ गया 5.11, है ना। हम मोल का पता कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। और भी हमारे पास ये बोले 16 ग्राम NaOH का अंदर मोल की संख्या बताओ, हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 60 ग्राम ऑफ NaOH। NaOH में कितने मोल्स प्रेजेंट है, गिवन मास कितना है हमारा 16 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास हम निकाल सकते हैं कैसे 23 और एक 24 और 16 कितने हो गए 40, है ना। इसको 16 आउट कर लो, 2 3 6 2 2 4 तो कितना 3/2, हम मोल की संख्या को पता कर सकते हैं, ठीक है, वेट की फॉर्म में। वैसे ही वॉल्यूम दे देते हैं, कोई गैस है उसकी वॉल्यूम दे दी इतनी है तो उसके मोल की संख्या निकालो, वॉल्यूम ऊपर रख लो डिवाइडेड बाय क्या है हमारे पास 22.4 लीटर, उसे डिवाइड कर दो आपके मोल्स निकल कर आ जाएंगे, है ना। इन चीजों का हम आसानी से क्या कर सकते हैं पता कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हमारे फार्मूले पता होने बहुत जरूरी है। फार्मूला का पता होगा तभी तो उन चीजों को हम कवर कर पाएंगे ना, ये तो नहीं कर पाएंगे, ऐसी कोई चीज नहीं है। तो कुछ और फार्मूले मैं यहां पर बता देता हूं आपको, 3 इंपॉर्टेंट फार्मूले मोल्स के, जो मैंने आपको यहां पर कवर करवाए। ई पे क्या होता है, देखो कई बार क्या होता है, इब कह ले 20 ग्राम H2 के अंदर कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, मॉलिक्यूल को निकालना पड़ता है। मॉलिक्यूल निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, मैं बता देता हूं यहां पर ध्यान देना। जब भी किसी संख्या के अंदर मॉलिक्यूल की बात करिए, जब कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, शुरुआत में आप मॉलिक्यूल निकालोगे। आप मॉलिक्यूल कैसे निकाले जाते हैं, गिवन मास डिवाइडेड बाय उसका मोलर मास इनटू में 6.022 10 की पावर 23, इसे मल्टीप्लाई कर दो, मॉलिक्यूल आ जाएंगे। मॉलिक्यूल आगे एटम तक इजीली पहुंच सकते हैं। इब एक एग्जांपल लेता हूं अपना, इब मैं आपको बोल दूं भाई 20 ग्राम H2O के अंदर 20 ग्राम H2O के अंदर बताओ कितने तो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, मॉलिक्यूल कितने हैं, उसके अंदर एटम कितने हैं, हाइड्रोजन के एटम कितने हैं, उसके अंदर ऑक्सीजन के एटम कितने हैं। मैं इन चीजों का पता लगा सकता हूं कि 20 ग्राम में कितने पानी के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उसमें हाइड्रोजन के एटम है कितने हैं, ऑक्सीजन के एटम कितने, टोटल एटम कितने हैं, कैसे 16 आउट करो। सबसे पहले मॉलिक्यूल का फार्मूला लगाओ, गिवन मास कितना है 20, पहले मॉलिक्यूल पता करेंगे, मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, मॉलिक्यूल कैसे निकालोगे आप, गिवन मास कितना है 20 ग्राम, मोलर मास कितना है 18, 2 प्लस में 16 है ना 18 इंटू में 6.022 10 की पावर 23, ये तो आगे हमारे मॉलिक्यूल, मतलब 20 ग्राम पानी का अंदर इतने मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं H2O के।
ये बोल दिया भाई टोटल एटम बताओ कितने होंगे। ये आपको पता भी एक मॉलिक्यूल में 3 एटम मौजूद हैं, है ना। तो इसको क्या करूंगा मैं, 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, हो गया भाई टोटल एटम पता चल गया मेरे को। इम्नु का सिर्फ हाइड्रोजन के एटम बताओ, एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के एटम कितने हैं, हमने को सिर्फ 2 हैं, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, हाइड्रोजन के एटम निकल जाएंगे। इतना को नहीं, मेरे को तो ऑक्सीजन के एटम चाहिए, तो क्या करूंगा मैं, इसको हटाओ, ऑक्सीजन एक मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन है तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, तो ऑक्सीजन के एटम आ गए, है ना। तो यदि मॉलिक्यूल निकल के एटम्स को पता करना कितना आसान होता है। अरे एटम का पता चल गया तो इलेक्ट्रॉन का पता करना भी आसान होता है। क्यों, इनके इलेक्ट्रॉन जोड़ लो, देख लो आप भाई एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक हाइड्रोजन में एक होते हैं तो 2 हो गए, प्लस में ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8, तो कितना होगा 10, तो इस चीज को 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट कितने होते हैं, 20 ग्राम H2O का अंदर। हम उस चीज का इजिली कैलकुलेशन कर सकते हैं, किसके भी आप मोल कंसेप्ट के भी आप में, ठीक है, इसको नोट करो। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डाला बेटा परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन क्या होती है, उसके बाद हम स्टोकियोमेट्री का लेंगे। पहले मैं आपको परसेंटेज कंपोजिशन बता देता हूं कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। परसेंटेज कंपोजिशन क्या होती है, मतलब किसी भी कंपाउंड या किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर उन एटम का कंटेंट कितना परसेंट में है, मतलब 100 में तक कितनी परसेंटेज में वो एग्जिस्ट करते हैं, उसी को बोलते हैं परसेंटेज कंपोजिशन। एक एग्जांपल लेता हूं, मान लिया आप 12th स्टैंडर्ड के हो या फिर 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो, आपको पता है आपका जो एग्जाम होता है टोटल मार्क्स कितने होते हैं, 500 का, है ना। जितने सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट का जो टोटल मार्क्स होते हैं वो 100। ये बोलते हैं हमारे तो मतलब 80% नंबर आए, 80% का मतलब समझे हो, मान लिया किसी बच्चे ने 400 नंबर गेट करे 500 में, तो आप अब उसलिए इसकी परसेंटेज बताओ कितनी होगी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द परसेंटेज, परसेंटेज का मीनिंग होता है बेटा आपने 100 में तक कितने नंबर गेट किए हैं और उसकी परसेंटेज कहलाती है, समझना बात। 100 में से आपने कितने नंबर लेकर आए हो वह उसकी परसेंटेज कहलाते हैं। वही बात यहां पर है, किसी मॉलिक्यूल या किसी कंपाउंड के अंदर एटम प्रेजेंट होते हैं, उनमें 100 में है उन एटम की कंपोजिशन कितनी है उसके अंदर, उसका पता लगाना परसेंटेज कंपोजिशन कहलाता है। आई बात समझ में, कैसे, इसी का एग्जांपल मैंने आपको लिया है। टोटल आपने कितने गेट किए, 400, किसने कितने मत गेट किए बेटा, 500 मत है। यदि हम परसेंटेज पूछूंगा तो कितनी आओगी, टोटल कितने गेट करे हैं, 400, कितने मत लिए, 500 मत है। इनटू में क्या करता हूं मैं, 100 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो 2 से 2, 5 8 40, तो कितने आए, 80%, है ना। तो इसका मतलब समझते हो, 80% मतलब 100 मत है आपने 80 नंबर को गेट किया है, मतलब 100 मत है आपने 80 नंबर लेकर आए हो, 80% का मीनिंग ये होता है आपका, ठीक है। तो निकालते कैसे परसेंटेज कंपोजिशन हम, उसके लिए एक जनरल फार्मूला बना देता हूं भाई। परसेंटेज कंपोजिशन कैसे निकाली जाती है ये तो मैंने आपको बता दिया भाई, क्या काम आता है हमारा ये टॉपिक। हम निकालेंगे परसेंटेज कंपोजिशन कैसे निकाली जाती है।
तो कैसे निकालेंगे हमें मास ऑफ द एटम्स, किसी भी एटम का मास, मास ऑफ ए एलिमेंट्स या एटम्स, ठीक है, मास ऑफ द एलिमेंट डिवाइडेड बाय द मोलर मास, भाई उसका टोटल मास जितना है और कितने तो मल्टीप्लाई करते हैं अपन 100 से, दैट इज द परसेंटेज को कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है हमारा। ठीक है, एक एग्जांपल लेता हूं मैं आपको ताकि ये चीज आपके क्लेरिफाई हो जाए। मान लीजिए CH4 है मेरे पास, CH4 है, ध्यान देना बेटा भाई, आप पूछ ले भाई कार्बन की परसेंटेज कितनी है CH4 के अंदर, तो कार्बन का मास कितना है 12 डिवाइडेड बाय टोटल मोलर मास निकालो, 12 प्लस में 4, 12 और 4 16 और इंटू में 100। हम आसानी से निकाल सकते हैं परसेंटेज, किसकी परसेंटेज है, परसेंटेज ऑफ ए कार्बन कितनी आएगी इतनी। ये पूछ ले परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन बताओ मेरे को तो कितनी आई, तो हाइड्रोजन का मास रखेंगे ऊपर 4 डिवाइडेड बाय टोटल कितना है 16 इंटू में 100। या जोड़ 100 रहा है उसको 100 में माइनस कर देना, दूसरे के रह जाएगी जो भी है। ठीक है, इस बात को नोट करना, परसेंटेज इस तरीके से निकालते हैं। और भी मैं आपको जनरलाइज एग्जांपल देता हूं, मैं आपको आप पूछ ले भाई ग्लूकोज है मेरे पास C6H12O6, ग्लूकोज एक पूरा हमारे पास एक मॉलिक्यूल है और इस मॉलिक्यूल का अंदर 3 एटम मौजूद है, कार्बन का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का। और पूछ ले भाई कार्बन का 100 में कितनी परसेंटेज है इस मॉलिक्यूल के अंदर, हाइड्रोजन की कितनी परसेंटेज और ऑक्सीजन की कितनी परसेंटेज, आप कैसे निकालोगे, आप कैसे निकालेंगे आप, देखो परसेंटेज ऑफ ए कार्बन कैसे निकालेंगे, कार्बन की परसेंटेज, कार्बन का मास कितना है 12 इंटू में टोटल कितना होगा 6 डिवाइडेड बाई, है ना, एक कार्बन का 12 होता, 6 कार्बन उसने दे रखे, टोटल मास काउंटिंग कर लेना लगभग 180 के करीब आएगा इंटू में 100, इसको सोल्व आउट कर लेना, कार्बन की परसेंटेज निकल कर आ जाएगी। ये आपने परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन चाहिए तो कैसे निकालोगे हाइड्रोजन की परसेंटेज को, आप कैसे निकालोगे 12 डिवाइडेड बाई टोटल कितना है 180 इंटू में 100। जहां अपने ऑक्सीजन की परसेंटेज चाहिए, वो परसेंटेज ऑफ दी ऑक्सीजन एटम कितनी आएगी, कितना होता है 16 इंटू में 6, टोटल कितना है 180 इंटू में 100। आप उस चीज को सोल्व आउट आसानी से कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से हम परसेंटेज को कैलकुलेट करते हैं और उससे हमें उस एलिमेंट की कंपोजिशन का पता चल जाता है। ठीक है, मास ऑफ एन एलिमेंट इन ए कंपाउंड लिख सकते हो, इन ए कंपाउंड इंटू 100 डिवाइडेड बाई मोलर मास। ठीक है, जो फार्मूला आपका वो कैलकुलेट कर सकते हो। एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन आपको दिया गया है कि मोलर जो H2 में के अंदर हाइड्रोजन ऑक्सीजन की परसेंटेज निकालनी है, वैसे C2H5OH दे रखा है आपको। एनसीईआरटी का भी करवा देता हूं मैं साथ के साथ, है तो मैंने अपने पास से लिए थे। एक फार्मूला आपका क्या हो C2H5OH, इसको हम एल्कोहल बोलते हैं, क्या बोलते हैं एल्कोहल, और इसका आईयूपीएक नेम क्या आता है एथेनॉल, एथेनॉल होता है। और आपका पूछ लिया भाई 100 में कार्बन की परसेंटेज बताओ इस मॉलिक्यूल के अंदर कितनी होते हैं, तो हम कैसे कैलकुलेट कराएंगे, कार्बन टोटल मास निकालो पहला, तो इसका मोलर मास निकालो। मोलर मास क्या है, टोटल सम ऑफ द मास 12 इंटू में 2 बाई प्लस में 5 है ना, प्लस में 16 प्लस में 1। ठीक है, 12 दूनी 24 प्लस में 1 25 और 5 30, कितना हो गया देखो 24 और 1 25 प्लस में 5 और प्लस में 16 कितना आया 30 प्लस में 16 कितना होगा 46, कितना आ गया 46, टोटल मोलर मास कितना आ गया 46 आ गया ना। ये परसेंटेज निकाल देंगे हम, कैसे निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ कार्बन, कार्बन की परसेंटेज निकालो, कार्बन का मास कितना है 24 डिवाइडेड बाय टोटल कितना है 46 इंटू 100, इसको सोल्व आउट कर लेना। ओके, हाइड्रोजन की परसेंटेज निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितना आएगा, हाइड्रोजन की परसेंटेज निकाल लो, 6 हाइड्रोजन है तो 6 टोटल है 46 इंटू में 100, तो इसकी निकल जाएगी, सोल्व आउट कर लेना। मेरे को ऑक्सीजन की परसेंटेज चाहिए, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना आएगा, ऑक्सीजन कितना होता है 16, टोटल कितना 46 इंटू में 100, सोल्व आउट कर लेना। आई बात समझ में, इस तरीके से हम परसेंटेज को कैलकुलेट कर सकते हैं जो यहाँ पर दिया है। अब भी किसी भी स्टूडेंट को नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में
मेरे साथ शेयर कर सकता है इस प्रॉब्लम में, कोई दिक्कत नहीं है, नोट करो इस बात को। नेक्स्ट टॉपिक है एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। हेडिंग लगाओ। एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है और इनको कैलकुलेट कैसे किया जाता है। भाई एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। एम्पिरिकल फार्मूला किसको बोलते हैं, मतलब किसी भी कंपाउंड का, देखो पहला मैं बात कर लेता हूं भाई मॉलिक्यूलर फार्मूला कहता है एग्जैक्ट जो फार्मूला होता है किसी भी कंपाउंड का, मॉलिक्यूलर फार्मूला कहलाता है। और उस मॉलिक्यूलर फार्मूला का जो सिंपल से सिंपल रेशियो आप निकाल दे वहां, उसके बाद उसका फार्मूला बनाया जाए तो कहलाता है एम्पिरिकल फार्मूला। सिंपलेस्ट फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड्स, simplest formula of a compounds are called the empirical formula और exact formula of a compounds are called the molecular formula। एग्जांपल देके बताता हूं, ऐसी बात नहीं है कि उसका भी ना भी समझ में आई है बात, लेकिन एग्जांपल के द्वारा इस चीज को हम आसानी से एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। देखो क्या होता है एम्पिरिकल फार्मूला की डेफिनेशन लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। It is the represent the simplest whole number ratio of various atom. It is represent the simplest whole number ratio of various atoms present in the compounds are called the simplest empirical formula। ठीक है, मतलब किसी भी फार्मूला के अंदर इट इज दी, एक बार रिपीट कर देता हूं मैं, इट इज दी simplest whole number ratio of a various atom present in a compounds are called the एम्पिरिकल फार्मूला। या सिंपली एक ही बात कर लेना, सिंपलेस्ट फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड्स आर कॉल्ड द एम्पिरिकल फार्मूला, एग्जैक्ट फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड्स आर कॉल्ड द मॉलिक्यूलर फार्मूला। देखो मैं दिखाता हूं, मैं यहां पर एग्जांपल लेके, मान लिया आपको पता है ग्लूकोज ले लिया मैंने, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, एग्जैक्ट फार्मूला क्या होता है, आपको हो गया सर C6H12O6 दैट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला किसका, ग्लूकोज का, जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है। एग्जैक्ट जो फार्मूला होता है उस चीज का वो मॉलिक्यूलर फार्मूला कहलाता है, ठीक है। और इसका सिंपली रेशियो लेकर जो बढ़ाएगा फार्मूला होगा वो कहलाएगा एम्पिरिकल फार्मूला। कैसे, देखो कार्बन कितने हैं इसके अंदर, इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। कार्बन कितना है 6, हाइड्रोजन कितना है 12, ऑक्सीजन कितना है 6। इसको सिंप्लीफाई कर लूं मैं, सिंप्लीफाई करूंगा कितना होगा 1 2 1। इवन का फार्मूला ना भाई, कार्बन एक आएगी तो इसको C लिख दिया मैंने, एक लिखते नहीं हम, हाइड्रोजन 2 मिल गई मेरे को H2 लिख दिया, और ऑक्सीजन 1 मिल गई तो इसको O लिख दिया। दैट इज द फार्मूला ऑफ द एम्पिरिकल, है ना। मैंने सिंपल से सिंपल रेशियो निकाला, उसके बावजूद उसका फार्मूला बना दिया। दैट इज द सिंपलेस्ट फार्मूला कॉल्ड द एम्पिरिकल फार्मूला। इसको हम एम्पिरिकल फार्मूला बोलते हैं। आप देख लो आप कैसे निकाला मैंने। ये मान लो का जो पास C6H6 का एम्पिरिकल फार्मूला था, बताओ क्या होगा, तो आपको होगा सर CH एम्पिरिकल फार्मूला है। क्यों, सिंपल से सिंपल रेशियो 1 रेशियो 1 आएगा तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला बना सकते हैं अपन। क्लियर हो गया। लेकिन 1 या 2 नंबर में क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, कोई कंपाउंड दे देंगे, कोई किसी चीज का मॉलिक्यूलर फार्मूला दे देंगे और उसका एम्पिरिकल फार्मूला पूछ लेंगे, आपका इस चीज का एम्पिरिकल फार्मूला बताओ क्या होगा। तो उस चीज का सिंपल से सिंपल रेशियो निकालो, और रेशियो निकालने के बावजूद फिर उनको एक फार्मूला बना दो, उसका एक फार्मूला ड्राई कर दो, वही फार्मूला क्या कहलाएगा आपका एम्पिरिकल फार्मूला। कई बार क्या करते हैं बेटा कि एलिमेंट का कंटेंट दे देते हैं, परसेंटेज दे देते हैं, आप फिर आप पे एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछ लेते हैं। ठीक है, मैं एक बार लिख देता हूं कैसे बना देते को। पहली बात तो एक खास बात है भाई, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इनटू में एम्पिरिकल फार्मूला। कुछ इंपोर्टेंट फार्मूले हमारे पास। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू द एम्पिरिकल फार्मूला। एन कोई इंटीजर नंबर हो सकता है, एन की वैल्यू हो सकती है कोई भी, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकता है, तो कितने भी होंगे। और एन निकाला कैसे जाता है, एन कैसे निकालते हैं आप,
मोलिकुलर फॉर्मूला मास, मोलिकुलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, उसको डिवाइड कर दो, एन की वैल्यू आ जाएगी। एन की वैल्यू को एम्पिरिकल फार्मूले से मल्टीप्लाई कर दे वहां तो मोलिकुलर फार्मूला निकल कर आ जाएगा हमारे पास। वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों फार्मूले वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट करना एक बार ये। उसके बाद फिर एक न्यूमेरिकल का कंटेंट लेकर मैं आपको बता देता हूं कैसे होता है मोलिकुलर फार्मूला। यो फार्मूला तब लगाना है जब एलिमेंट की परसेंटेज आपको दी गई और एम्पिरिकल फार्मूला बूझ रखा हूं, उसके बाद उसका मोलिकुलर फार्मूला बूझ रखा हूं, दोनों निकाल सकते हैं। मोलिकुलर फार्मूला इज इक्वल टू दी एन इनटू एम्पिरिकल फार्मूला। एन की वैल्यू कोई इंटीजर नंबर हो सकते हैं हमारे पास। एन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो इसके नीचे आ जाओगा तो क्या लिखा हमने, मोलिकुलर फार्मूला मास। उस मोलिकुलर फार्मूला मास आपको गिवन मिलेंगे डिवाइडेड बाय जो एम्पिरिकल फार्मूला अपना बना उसके एटम के मास में जोड़ लेंगे आप, एम्पिरिकल फार्मूला मास आ जाएगा, उसको डिवाइड करके एन की वैल्यू आ जाएगी, एन की वैल्यू को एम्पिरिकल फार्मूला से मल्टीप्लाई कर देना, मोलिकुलर फार्मूला बनकर तैयार हो जाएगा हमारा। देखो एक बार, उसके बाद मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। आपके एनसीईआरटी का ही एक एग्जांपल है, मैं एक बार रीड कर देता हूं। देखो, एक कंपाउंड्स कंटेन 4.0% ऑफ हाइड्रोजन, कैसे बनते हैं आपकी एनसीईआरटी में यहां पर बना देता हूं मैं एक बार। एलिमेंट दे रखे हैं, एलिमेंट्स, उसके बाद उसकी परसेंटेज दे रखी है, परसेंटेज दे रखी है कितना कंटेंट उसने दिया गया है। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके मोल्स निकालोगे, पहला मास, उसका एटॉमिक मास लिखोगे, ठीक है, उसका एटॉमिक मास लिखोगे, दिखाई दे रहा है ना, ठीक है, उसका एटॉमिक मास लिखोगे। उसके बाद उसके मोल्स निकालोगे आप, मोल्स, मोल्स निकालेंगे, उसका गिवन मास डिवाइडेड बाय उसका मोलर मास, मोल्स निकाल लिए उसके। उसके बाद उन चीजों का आप सिंपल रेशियो निकालोगे, क्या निकालोगे, सिंपलेस्ट रेशियो निकाल दोगे। उसके बाद आप फार्मूला को ड्रा करोगे, कैसे, एग्जांपल दूं ना, आपके एनसीईआरटी बुक बोलते हैं कि एक कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोजन एलिमेंट दे रखा, हाइड्रोजन दे रखा उसने, दूसरा एलिमेंट दे रखा है वो कार्बन, उसने कार्बन दे रखे हैं, तीसरा एलिमेंट उसने दिया है क्लोरीन, Cl दे रखे हैं, तीन एलिमेंट उसने दे रखे हैं। उनकी परसेंटेज उसने बताई भी, हाइड्रोजन की जो परसेंटेज है वह लगभग कितनी है, 4.07% है। कार्बन की उसने परसेंटेज बताई है 24.27 है, 24.27, ठीक है। क्लोरीन की जो परसेंटेज है वह कितनी बताई है, 71.65, इतनी है परसेंटेज आपको दे दी गई है। इट्स मोलर मास इज, इसका जो मोलर मास दिया है, इसका जो मोलर मास दिया है वो लगभग दिया है 98, इट्स मोलर मास कितना दे दिया है, 98.96 ग्राम, ये इसका मोलर मास दे दिया गया है। और आपका पूछा गया भाई इस चीज का एम्पिरिकल फार्मूला बताओ क्या होगा, और इस चीज का मोलिकुलर फार्मूला बताओ क्या होगा, दोनों चीज आपने कैलकुलेट करनी है। भाई इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा, मोलिकुलर फार्मूला क्या होगा, इस तरीके से न्यूमेरिकल आते हैं, ध्यान रखना। एलिमेंट दे दिया, उसकी परसेंटेज दे दी, उसका मास आपको पता है हाइड्रोजन के अंदर कितना मास होता है, एक, यहां पर लिख देता हूं मैं, उसका मास 1 होता है। कार्बन का मास कितना होता है 12, क्लोरीन का मास कितना होता है 35.5। अब क्या करोगे आप, मोल्स निकालोगे, परसेंटेज में पर मास मान के चलते हैं आप, ठीक है, कितना होगा इसका, मोल निकालो इसके। देखिए यहाँ पर थोड़ा स्पेस ज्यादा ना हो इसलिए मैं यहाँ पर कैलकुलेट कर देता हूँ साइड में, ठीक है। तो मोल्स कैसे निकालो, गिवन मास कितना दिया गया है 4.07 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 1 आ गया, सॉरी 4.07 आ गया भाई। इसको डिवाइड करो 24.20 डिवाइडेड बाई 12 भाई, इसको डिवाइड करो 71.65 डिवाइडेड बाई 35.5, ठीक है। इनको सोल्व आउट कर लो आप, सोल्व आउट करोगे कितना होगा, इसको काटो कितना होगा, दो पे कटे ना 2.02 समथिंग आएगा, इसका तो 4.07 ही आता है, ठीक है।
इसका 2.01 का करीब आता है लगभग 1, इसमें काटेंगे तो इसका भी कितना होगा 2.021, ये वैल्यू आ जाती है हमारे पास। ठीक है, देखो क्या क्या किया मैंने भाई, ये चीज गिवन मिलेंगे आपको 2 चीज, बाकी चीज आपने खुद कैलकुलेट करनी है। एलिमेंट का नाम दे दिया, उसकी परसेंटेज दे दी, अपन उसका मास का पता होना चाहिए, मास मैंने यहाँ पर लिख दिया 20-25 एलिमेंट के मास तो आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अपन मोल्स निकाले, गिवन मास डिवाइडेड बाय उसका मोलर मास, गिवन मास मोलर मास, गिवन मास मोलर मास, ये आगे और ये होगा। अब उससे सिंपल रेशो अपने आप वहां से निकालना है, तो सबसे छोटी वैल्यू होगी ना, वो छोटी वैल्यू से डिवाइड कर दो सारी चीजों को, जितनी वैल्यू हमारी बनी करता है कि सिंपल रेशो आ जाए। तो 4.07 डिवाइडेड बाई 2.021, 2.021 डिवाइडेड बाई 2.021, ये भी क्या हुआ 2.021 डिवाइडेड बाई 2.021। आई बात समझ में? इसको में डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने के बाद तो सिंपल वैल्यू निकल कर आ जाएगी हमारे पास। कितनी आएगी देखो, इसको 16 आउट कराएंगे कितना आएगा 2 आएगा, इसको 16 आउट कराएंगे तो 1 आएगा, इसके 16 आउट कराएंगे तो 1 आएगा। तो सिंपल रेशो निकाल लिया अपन ने। रेशो निकालने के बाद ये फार्मूला बना दो। देखो कार्बन हाइड्रोजन का आया 2 भाई है ना, कार्बन का आया 1 और क्लोरीन का कितना आया 1, तो बनाओ कार्बन का कितना आया 1 है ना, हाइड्रोजन कितना आया 2, CH2 हो गया, क्लोरीन कितना आया 1, तो Cl। दैट इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला। इसको क्या बोलते हैं आप? एम्पिरिकल फॉर्मूला, क्योंकि सिंपल रेशो का जो सिंपलेस्ट जो रेशो फार्मूला जब बनाते हैं आप, उसी को क्या बोलते हैं आप? एम्पिरिकल फार्मूला। दैट इज द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ गिवन जो एलिमेंट आपने दिए थे उनका एम्पिरिकल फार्मूला हमने बना दिया। ठीक है, ई बनाना अपन मॉलिक्यूलर फार्मूला, हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला चाहिए, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला का क्या बता था हमने, यदि मॉलिक्यूलर फार्मूला चाहिए ना अपने तो कैसे निकालेंगे, n इंटू में एम्पिरिकल फार्मूला। चलो हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला तो आ रहा है, लेकिन n की वैल्यू नहीं पता हमें, n की वैल्यू कैसे आएगी? गिवन मॉलिक्यूलर मास, गिवन सॉरी उसमें एक गलत कर गया आप, उस फार्मूला में ऐसे लिख लेना, n की वैल्यू क्या होगी मोलर मास जो उसने दिया गया, मतलब मोलर मास जो देगा डिवाइडेड बाई एम्पिरिकल फार्मूला मास, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, यो लिख लेना बेटा उसमें मोलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। ठीक है, एन की वैल्यू ऐसे कैलकुलेट करते हैं आप, शायद दिखाई नहीं दे रहा, मैं नीचे लिख देता हूं यहाँ पर भाई। एन की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे आप? मोलिकुलर मास, मोलर मास उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, इस तरीके से आप एन की वैल्यू को कैलकुलेट करोगे। यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है, मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, एन की वैल्यू इस तरीके से आपने कैलकुलेट करनी है। क्लियर हो गया? उसके बाद देखो भाई एन की वैल्यू निकाले, मोलिकुलर मास अगला कितना दिया, मोलर मास कितना दिया है 98.96 डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कितना आएगा, निकाल के देख लो, निकालो इसने कितना आएगा, कार्बन का 12 और 2 12 प्लस में 2 प्लस में 35.5 हो गया, लगभग 49 पॉइंट समथिंग आएगा ना, लगभग कितना आता है 49 पॉइंट समथिंग का एयरफेयर में ही आता है शायद, जहां तक हो देख लेना, 16 आउट करना, लगभग 49.48 के करीब आएगा जो भी है। इसको 16 आउट कराएंगे तो कितना आएगा 2, मतलब एन की वैल्यू भी मिलके हमें 2 आई है। तो इफ क्या करना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाना है तो एन का एम्पिरिकल फार्मूला मल्टीप्लाई कर देंगे आप, कैसे यहाँ पर करके दिखा देता हूं मैं, यहाँ पर देखो भाई मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एन की वैल्यू कितनी है 2 इंटू में एम्पिरिकल फार्मूला क्या बनाया था आपने, ये बना रखा कितना है CH2Cl, मल्टीप्लाई करो अंदर तो एम्पिरिकल फार्मूला कितना आ जाएगा, कार्बन 2 ना तो C2, हाइड्रोजन 4 H4 2 दूनी 4 और 2 क्लोरीन Cl2। दैट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसको क्या बोलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। एक बार फिर रिपीट कर देता हूं इस टॉपिक को। क्या करना आपने, देखो एलिमेंट देंगे आपको, उनकी परसेंटेज दे देंगे, उनका मास आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद मोल्स निकालोगे आप, गिवन मास डिवाइडेड मोलर मास निकाल दिया या वैल्यू, इससे जमा सिंपल रेशो निकालोगे इनका, सबसे छोटी वैल्यू तो जितनी वैल्यू आप उसको डिवाइड कर दो छोटी वैल्यू से, आ गया। इसका बना देंगे हम एम्पिरिकल फार्मूला भाई हाइड्रोजन 2 आए तो 2 लिख दिया, कार्बन 1 आए तो 1 लिख दिया, तो CH2Cl लिख दिया अपन।
ई भी क्या होता है, मोलर मास निकालो इसका, किसका निकालेंगे, मोलर मास इसका, एम्पिरिकल फार्मूला का, वो लगभग कितना होता है, कितना आएगा, लगभग हमारा आता है 49.48 आ गया, इतना आ जाता है, आ गया। लेकिन हमें चाहिए मोलिकुलर फार्मूला, मोलिकुलर फार्मूला कैसे बनता है, n एम्पिरिकल फार्मूला, और n की वैल्यू कैसे निकालेंगे, n की वैल्यू निकाली जाती है मोलर मास डिवाइडेड बाय दी टोटल मास ऑफ द एम्पिरिकल फार्मूला। मोलर मास अगला दे रखा है, एम्पिरिकल फार्मूला का मास हम निकाल देंगे, निकालने के बाद वो वैल्यू आएगी 2, और उस 2 से मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि क्या था हमारे पास n एम्पिरिकल फार्मूला बना चुके हैं, n की वैल्यू 2 आ गई, 2 से मल्टीप्लाई करने के बावजूद आपका मोलिकुलर जो फार्मूला है वो C2H4 और Cl2 बन जाता है। क्लियर, समझ में आई, इसको नोट करो एक बार। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ स्टोकियोमेट्री। स्टोकियोमेट्री, स्टोकियोमेट्री क्या होती है, इसका यूज क्यों करते हैं, देखो बेटा, स्टोकियोमेट्री एक ऐसा कंसेप्ट है जो हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन पर यूज करते हैं। इसमें रिएक्शन की कैलकुलेशंस हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब कितना रिएक्टेंट से कितना प्रोडक्ट बनता है, कितना रिएक्टेंट कंज्यूम होता है, कितने प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है, हम आसानी से स्टोकियोमेट्री कंसेप्ट के व्याप पे हम उस चीज का पता कर सकते हैं। कहां पर लगता है, बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन के ऊपर। ये भी हमें पता होना चाहिए बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन क्या होता है, एक रीअरेंजमेंट होता है एटम का, जिसको हम रिएक्शन बैलेंस केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन, इट इज द रीअरेंजमेंट ऑफ द एटम्स, एटम रीअरेंज्ड होकर नई चीज पैदा करते हैं, उसी को तो केमिकल रिएक्शन बोलते हैं हम, है ना। रीअरेंजमेंट होकर एटम्स एक नई चीज पैदा कर देते हैं, उसको केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, या फिर नो बोल लो आप, आपको पता है ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होते हैं केमिकल रिएक्शन में, नए बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, उसको क्या बोलते हैं। एग्जांपल के लिए देख लो आप, मान ली केमिकल रिएक्शन की बात करी जाए तो व्हाट इज द केमिकल रिएक्शंस, इट इज द रीअरेंजमेंट ऑफ द एटम्स आर कॉल्ड द केमिकल रिएक्शन, या दूसरी डेफिनेशन क्या लिख सकते हो आप, कौन से होते हैं, इन दिस टाइप ऑफ द रिएक्शंस ओल्ड बॉन्ड आर ब्रेक डाउन एंड न्यू बॉन्ड आर फॉर्म, केमिकल रिएक्शन करते हैं, ठीक है, जिसमें एक नई चीज पैदा होती है। फॉर एग्जांपल कैसे, ये पता है H2 लिख दिया मैंने, यहाँ पर लिख दिया O2, और क्या बनता है आपको पता है H2O ये बनता है। तो क्या होगा, पहला हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड था, उसके बाद ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड था, तो होया के ये ओल्ड बॉन्ड ब्रेक हो गए, ये ओल्ड बॉन्ड ब्रेक हो गए, और फिर अलग अलग स्पीसीज के बीच में नए बॉन्ड क्रिएट हो गए, और नए बॉन्ड क्रिएट होने के बाद H2 की फॉर्मेशन होती है, यहाँ पर H2 तब बनता है, मतलब ये ओल्ड बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, नए बॉन्ड स्पीसीज के बीच में बन जाते हैं, तभी एक नई चीज पैदा होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। एक नई चीज बनेगी, वह चीज नहीं, उसे एक नई चीज बनेगी, उनका कंटेंट उनके इंडिविजुअल से कभी मैच नहीं करता पाओगे। आपको पता है हाइड्रोजन एक गैस होती है, ऑक्सीजन भी एक गैस होती है, और दोनों कंबशन करने में हेल्प करती हैं, है ना, लेकिन H2 एक लिक्विड होता है, एक नई चीज पैदा हुई है, केमिकल रिएक्शन की यह खास बात होती है कि नई चीज पैदा होती है रिएक्शन के अंदर, जो उसका अपोजिट काम करता है ना, करता ना, जो आग बुझाने का काम करता है, यो आग लगाने का काम करती है ना। तो स्टोकियोमेट्री क्या होती है, नोट करो, इट इज द स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शन, it is the study of the chemical reaction and calculation related to it are called the stoichiometry। stoichiometry क्या है,
व्हाट इज द स्टोकियोमेट्री बेटा? इट इज द स्टडी ऑफ ए chemical reaction and calculation related to it इससे रिलेटेड अपन कैलकुलेशन करनी है। मतलब स्टोइकोमेट्रिक केमिकल रिएक्शन की स्टडी करवाती है, उसके रिलेटेड उनकी कैलकुलेशन भी करवाती है, उसको हम स्टोइकोमेट्री बोलते हैं। मतलब रिएक्शन की केमिकल रिएक्शन के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दे देगी, भाई कितना रिएक्टेंट लिया आपने, कितना प्रोडक्ट बनता है, कितना रिएक्टेंट आपका कंज्यूम होता है और कितना कंज्यूम से कितना प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। स्टोइकोमेट्री हर चीज को एक्सप्लेन करते हैं। नोट करो इस बात को, जो स्टोइकोमेट्री होती है वो अलग अलग टर्म में हमें लिखनी पड़ती है। देखो मैं आपको बता देता हूँ, एक रिएक्शन लेकर एग्जांपल लेकर मैं बता देता हूँ कैसे होते हैं। मेरे पास एक रिएक्शन है और कैसे, देखो जो स्टोइकोमेट्री लिखी जाती है वो अलग फॉर्म में लिखते हैं हम। एटम की फॉर्म में लिखी जा सकती है स्टोइकोमेट्री, मॉलिक्यूल की फॉर्म में लिखी जा सकती है स्टोइकोमेट्री, एटम की फॉर्म में, मॉलिक्यूल की फॉर्म में, अच्छा मास की फॉर्म में लिखी जा सकती है स्टोइकोमेट्री, वॉल्यूम की फॉर्म में लिखी जा सकती है स्टोइकोमेट्री, मोल की फॉर्म में लिखी जा सकती है स्टोइकोमेट्री। ये एटम की फॉर्म में स्टोइकोमेट्री को लिख सकते हैं, मॉलिक्यूल की फॉर्म में स्टोइकोमेट्री को लिख सकते हैं, अब मास की फॉर्म में लिखी जा सकती है, वॉल्यूम की फॉर्म में लिखी जा सकती है, मोल की फॉर्म में हम स्टोइकोमेट्री को लिख सकते हैं। कैसे लिखते हैं कि एक रिएक्शन देकर मैं आप चीज को समझाता हूं। देखो एक रिएक्शन मेरे पास भाई SO2 है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो SO3 बनाता है ना। क्या बनता है? SO3। इसको बैलेंस कर ले, 2 2 हो गया बैलेंस, 2 दूनी 4, 2 6, 3 दूनी 6। ठीक है, यह एक केमिकल रिएक्शन दी गई है और बोला गया है इसकी स्टोइकोमेट्री लिख के दिखाओ। स्टोइकोमेट्री क्या बताती है बेटा? मतलब कितने रिएक्टेंट्स कंज्यूम हो गए, कितना प्रोडक्ट बनाते हैं उसका बारे में। पहले तो एटम्स के बारे में लिख देते हैं या फिर मॉलिक्यूल के बारे में लिख दें। मॉलिक्यूल के बारे में लिख देते हैं। देखो यहाँ पर हेडिंग डालो मॉलिक्यूल की, कुक लिखा है आप मॉलिक्यूल की फॉर्म में स्टोइकोमेट्री। मॉलिक्यूल की फॉर्म में स्टोइकोमेट्री कैसे लिखा है? देखो 2 मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है, आगे मल्टीप्लाई होते हैं, जो आगे नंबर लिखे जाते हैं तो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोलते हैं। आप नोट कर लेना, यहाँ पर कितना है 2, यहाँ पर ना तो 1 मान कर चलते हैं। आप यहाँ पर 2 है तो नंबर कौन से है हमारे पास? 2 1 2। दैट नंबर आर कॉल्ड द स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इन नंबरों को क्या बोलते हैं आप? स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोलते हैं। इसका यूज जब हम लिमिटिंग रिएजेंट्स डिस्कस करेंगे उसके अंदर इसका काफी यूज करेंगे हम। नोट कर लेना, जो ये नंबर बैलेंसिंग नंबर जो लिखे गए आगे, इसको स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के नाम से हम जानते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो मॉलिक्यूल की फॉर्म में इसकी स्टोइकोमेट्री लिखनी है। स्टोइकोमेट्री क्या बोलते हैं भाई? 2 मॉलिक्यूल SO2 के और 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का मिलकर 2 मॉलिक्यूल SO3 के बनाते हैं। दैट इज द स्टोइकोमेट्री, है ना। तो क्या लिखेंगे आप? कैसे? 2 मॉलिक्यूल किसके? 2 मॉलिक्यूल किसके? SO2 के भाई, और 1 मॉलिक्यूल किसका? ऑक्सीजन का, है ना। 1 मॉलिक्यूल किसका? 1 मॉलिक्यूल किसका? ऑक्सीजन का। मिलकर क्या कर रहे हैं? 2 मॉलिक्यूल किसके बना हुए हैं? SO3 के। यह होती है स्टोइकोमेट्री इन टर्म ऑफ द मॉलिक्यूल्स। देख लो मॉलिक्यूल फॉर्म में 2 मॉलिक्यूल SO2 के, 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का, 2 मॉलिक्यूल क्या बनाते हैं अपने पास? ये देते हैं। अब एटम की फॉर्म में स्टोइकोमेट्री लिख देते हैं। एटम की फॉर्म में कैसे लिखनी है आपने स्टोइकोमेट्री? ये मॉलिक्यूल की फॉर्म में था, ये एटम की फॉर्म में। देखो कैसे लिखेंगे। कितने एटम है? 2 तो सल्फर के एटम है ना। कितने? 2 किसके? सल्फर के एटम। ठीक है, और
4 किसके ऑक्सीजन के एटम दिखाई दे रहा है ना। देखो यहां पर 2 सल्फर के एटम, 2 दूनी 4, 4 ऑक्सीजन के एटम मिलकर 2 एटम किसके ऑक्सीजन के है ना, किसने 2 एटम किसके ऑक्सीजन के मिलकर 2 सल्फर के एटम है ना, 2 किसके 2 सल्फर के एटम, अरे 3 दूनी 6 ऑक्सीजन के एटम बना हुआ भाई। ठीक है, ये एटम की फॉर्म में स्टोकियोमेट्री मैंने लिखी है यहां पर भाई। एटम की देखो, देख लो आप, सल्फर के 2 एटम है, लिख दिया 2 एटम सल्फर के, 2 दूनी 4, 4 एटम ऑक्सीजन के मिलकर 2 एटम ऑक्सीजन के साथ मिलकर 2 एटम ऑक्सीजन के साथ मिलकर 2 सल्फर के एटम दे हुए हैं, 3 दूनी 6 अच्छे ऑक्सीजन के एटम देना रही। ठीक है, नेक्स्ट मास की फॉर्म में लिख देते हैं, मास की फॉर्म स्टोकियोमेट्री। देखो मास कैसे होगा, एक सल्फर का मास कितना होता है 32 भाई, 32 होता है। एक सल्फर का मास कितना होता है बेटा 32। 2 सल्फर दे रखे हैं तो मास की फॉर्म में लिखना है ना 32 64 भाई, एक का 32 आ रहा है तो कितना होगा 64, 2 सल्फर का 64 प्लस में 2 दूनी 4 ऑक्सीजन है ना हमारे पास, एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 4 दिया 16 चुका 64 ही हो है ना, 16 चुका 64 और कितना आ गए हो 4 4 8 6 6 12 128 है ना। तो हम क्या लिख का मास की टर्म है 128 ग्राम, किसका मास है मास ऑफ ए SO2 का 128 ग्राम SO2 का मास, छोड़ा तो नहीं 32 ग्राम मास ऑफ ए ऑक्सीजन के साथ मिला है भाई, मिलकर कितना होगा, मिलकर 32 तो 64 है, और कितना हो गया 3 दूनी 6, कितना हो गया 16 छिका 16 छिके क्षण में 1 मिनट रुक जा बेटा 96 और 32 64 0 9 10 160 तो कितना आ जाता है वो देखो 64 तो इसका हो गया 32, एक का 32 और 2 है 64 है, अच्छा है 16 छिकम 96 और 64 160, हाँ 160 के करीब आएगा, आप कैलकुलेट करके देख लो 160 ग्राम मास ऑफ किसका दे हुए हैं SO3 का दे हुए हैं, या मास की फॉर्म में स्टोकियोमेट्री भाई, या तो स्टोकियोमेट्री बेटा मास की फॉर्म में दी है, यहाँ पर इनका मास के हिसाब से इसकी स्टोकियोमेट्री लिखी गई है। ठीक है, ये मोल की फॉर्म में लिखेंगे हम स्टोकियोमेट्री, किस फॉर्म में लिखेंगे मोल की फॉर्म में, मोल की फॉर्म में स्टोकियोमेट्री लिखी जाती है। देखो मोल्स ये होते हैं भाई, आगे देखो बेटा, आगे इसका देखो 2 मोल SO2 के, 1 मोल किसका, यहाँ पर ना तो वन मानना है यहाँ पर ऑक्सीजन का, मिलकर 2 मोल SO3 के देता है। तो कैसे लिखूंगा मैं मोल की फॉर्म में स्टोकियोमेट्री, 2 मोल किसके SO2 के, 2 मोल SO2 के, 1 मोल किसका O2 का, मिलकर 2 मोल किसके देते हैं SO3 के देते हैं, इन टर्म ऑफ दी मोल्स की टर्म में स्टोकियोमेट्री ऐसे लिखी जाती है। और 1 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होते हैं 6.02 टू 10 की पावर 23, तो 2 मोल में कितने होंगे मल्टीप्लाई करके लिख दें, मतलब पार्टिकल की फॉर्म में भी आप स्टोकियोमेट्री लिख सकते हो, पार्टिकल की फॉर्म में लिखना चाहो तो 1 मोल में कितना होता है 6.02 टू 10 की पावर 23, तो 2 मोल में आप कितने होंगे, यदि मैं पार्टिकल की फॉर्म लिखूं इसके अंदर आ रहा है, पार्टिकल्स की फॉर्म में लिखा जाओ इसको, तो
2 इंटू में कितना होगा 6.02 टू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स, क्योंकि हमें पता है कि एक मोल में पार्टिकल की संख्या इतनी होगी, यो कितना होगा सिर्फ इतना रह गया 6.02 टू 10 की पावर 23। एक मोल में तो इतने पार्टिकल होते हैं, यो कितना आ जाएगा 2 इंटू में 6.02 टू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स की फॉर्म में लिखना चाहूं तो लिख सकते हैं आप। ओके, नीचे पार्टिकल की फॉर्म में स्टोकियोमेट्री लिखी गई है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं पार्टिकल की फॉर्म में, ऐसी कोई बात नहीं है। वॉल्यूम की फॉर्म में लिखना अच्छा है, तो जो मोल है वही वॉल्यूम के फॉर्म में लिखते हैं। दो वॉल्यूम किसकी SO2 की, एक वॉल्यूम किसकी ऑक्सीजन की, और दो वॉल्यूम किसकी देना आ रहा है अपने पास SO3 की वॉल्यूम देना आ रहा है भाई। ठीक है, स्टोकियोमेट्री लिखना आसान है, ऐसी कोई बात नहीं है भी मुश्किल कोई चीज हो। ठीक है, उतारो एक बार इसको, फिर मैं आपको एक एनसीईआरटी का एग्जांपल जो आपकी बुक में दिया गया है उसको भी मैं यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ, ताकि आप आसानी से समझ सको चीज को भाई। एनसीईआरटी का एग्जांपल उठा लेता हूँ मैं एक, देखो क्या दिया गया, उसकी स्टोकियोमेट्री पूछ रखे हैं। CH4 है, रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, क्या बनता है CO2 बनता है, प्लस में बनता है H2O। ठीक है, इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। अब बैलेंस कर ले, दो से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, दो से यहाँ, दो दो चार हाइड्रोजन, चार हाइड्रोजन है, दो दो चार। ये हमारे केमिकल रिएक्शन दी गई है भाई, आपकी बुक में दे भी रखे हैं, और आपको बोला गया इस केमिकल रिएक्शन की स्टोकियोमेट्री लिख के दिखाओ। किस क्रम में बोलता है, पर किस किस क्रम में आपने स्टोकियोमेट्री लिखनी है वो आपको मेंशन कर देगा। पहला लिखनी है मोल की टर्म है, उसके बाद मॉलिक्यूलर की टर्म है, और उसके बाद लिखनी है वॉल्यूम की टर्म में स्टोकियोमेट्री आपने लिखनी है। ठीक है, चलो मैं लिख कर दिखाता हूँ। पहला तो मैं मॉलिक्यूलर की टर्म में लिख देता हूँ, मॉलिक्यूलर की टर्म में वैसे लिखनी है जिस तरीके से मैं अभी लिखी है मॉलिक्यूलर की टर्म में। एक मॉलिक्यूल किसका, एक मॉलिक्यूल किसका CH4 का भाई, मिलकर दो मॉलिक्यूल किसके साथ मिलते हैं, दो मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ मिलता है, और क्या देता है एक मॉलिक्यूल CO2 का, और दो मॉलिक्यूल किसके देता है वो, टू मॉलिक्यूल H2 देता है। या मॉलिक्यूल की फॉर्म में स्टोकियोमेट्री है। ठीक है, चलो मास की फॉर्म में लिख देता हूं, मैं मास की फॉर्म में स्टोकियोमेट्री लिखता हूं। पहला 12 और 4 16 है ना, 16 ग्राम मास, किसका मास है CH4 का मास, मिलकर 16 दो 4 हो गया ना, 64 हो गया। तो एक का 16, चार का 16, 16 चौका 64, 64 ग्राम मास ऑफ ए ऑक्सीजन में मिलकर क्या दिए हुए हैं भाई, 16 ग्राम मास ऑफ CH4, 64 ग्राम मास ऑफ ऑक्सीजन मिलकर 16 दूनी 32 से और 12, 32 और 12 44 है, 44 ग्राम CO2 का मास दिए हुए हैं। अरे दो दूनी 4 है, 16 दूनी 32 और 4 है 32 और 36 है, 36 ग्राम के दिए हुए अपने H2 का मास दिए हुए, H2 का मास, मास ऑफ H2, मास की फॉर्म में लिख दी मैंने स्टोकियोमेट्री। ठीक है,
उसके बाद मोल की फॉर्म में लिख देता हूं स्टोकियोमेट्री मोल्स की फॉर्म में। एक मोल किसका, CH4 का, एक मोल किसका, CH4 का, ठीक है। 2 मोल किसके, ऑक्सीजन के भाई, मिलकर 1 मोल किसका दिए हुए हैं, 1 मोल दिए हुए हैं CO2 का, और 2 मोल किसके दिए हुए हैं, 2 मोल दिए हुए हैं H2 के। यहाँ है किसकी फॉर्म में लिख दी हमने, स्टोकियोमेट्री इन टर्म ऑफ द मोल्स, मोल की फॉर्म में स्टोकियोमेट्री लिखे हैं। ईप का भाई लिट उसकी वॉल्यूम की फॉर्म में स्टोकियोमेट्री मेरे को लिख के दिखाओ, किसकी फॉर्म में लिखनी है, वॉल्यूम की फॉर्म में भी स्टोकियोमेट्री आपने लिख के दिखानी है। चलो ठीक है, वॉल्यूम की फॉर्म में स्टोकियोमेट्री, तो 1 वॉल्यूम किसकी, यहाँ पर वॉल्यूम मान के चलते हैं आप, 1 लीटर मान लो, आप लीटर में लाओ या ml में लाओ, 1 लीटर वॉल्यूम किसकी, CH4 की, मिलकर 2 लीटर वॉल्यूम किसकी, 2 लीटर वॉल्यूम, 2 लीटर वॉल्यूम किसकी, ऑक्सीजन की, मिलकर भाई क्या दिया मैं, 1 लीटर वॉल्यूम CO2 की एंड 2 लीटर वॉल्यूम इसकी H2 की प्रोवाइड करूंगा मैं। अब आपको पता भाई 1 लीटर स्टैंडर्ड वॉल्यूम कितनी मानी है, 22.4 या कुछ बुका में 7 भी दे देते हैं, तो 22.4 लीटर किसकी, CH4 की, ठीक है। तो कितना हो गया, 2 इंटू में 22.4 लीटर ऑक्सीजन की, मिलके कहते होंगे 22.4 लीटर इसकी, और यो कितना होगा 2 इंटू में 22.4 लीटर किसकी, H2 की, ये प्रोवाइड देते हैं। तो यो था स्टोकियोमेट्री कंसेप्ट, वॉल्यूम की फॉर्म में, मास की फॉर्म में, एटम की फॉर्म में, मॉलिक्यूल की फॉर्म में, पार्टिकल की फॉर्म में हम लिख सकते हैं स्टोकियोमेट्री। तो यो लेक्चर, इस लेक्चर के अंदर इतना ही काफी आज के लिए, लेक्चर काफी बड़ा होता जा रहा है, तो फिर मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। आज के लिए इतना ही काफी है बेटा, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करो।